Terrible captaincy, terrible fielding, and Pakistan have lost their third consecutive match on the trot in ICC Cricket World Cup 2023. एक हिस्टोरिक मैच था चेन्नई के अंदर जहां पे अफगानिस्तान ने पहली दफा पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हराया है। 2012 में पहली दफा अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आए थे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड इट टुक देम 10 years to beat Pakistan for the first time. And what a stage to beat Pakistan. Chennai at वर्ल्ड कप स्टेज, एंड इन अ वर्ल्ड कप जहां पे वो ऑलरेडी इंग्लैंड को भी हरा चुकी है। अ ब्रिलियंट अचीवमेंट फॉर अफगानिस्तान, हशमतुल्लाह शाहिदी एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। But one of the lowest moments in Pakistan's cricket history, you are considered to be, before coming into the tournament, you were considered to be one of the favorites. बहुत सारे लोग आपको टॉप 4 में बुला रहे थे, बट पिछले 3 मैचेस से पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप कैंपेन है वो एक ट्रेन wreck रही है। बहुत कुछ हुआ है आज के दिन में भी, पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग में भी, कैप्टनसी में भी, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट इन टुडेज पोस्ट मैच जोन। I've got with me Suhaib Chhatri bhai. Welcome to the show, Suhaib bhai. And how are you feeling? Most probably you want me to know. Not good, obviously not good. Very frustrating day, to say the least. I've never been a guy who lashes out on players. Players के पीछे जाना, उनको कहना ये फ्रॉड वगैरह वो मैं नहीं करता। कोशिश होती है कि ऑब्जेक्टिवली मैच को ब्रेक डाउन किया जाए, पर इट बिकम्स वेरी हार्ड इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, जहां आपको अपनी कैप्टनसी में, बॉलिंग में, हर चीज़ में ग्लेरिंग मिस्टेक्स नज़र आ रही हो। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप कंफ्यूज होते हो। आप स्पिनर से स्टार्ट करोगे, आप पावर प्ले बॉलिंग से स्टार्ट करोगे, बॉलिंग कंट्रोल से स्टार्ट करोगे, कैप्टनसी डिसीजंस हैं, सिलेक्शंस हैं, प्री वर्ल्ड कप डिसीजंस हैं, एट द वर्ल्ड कप सिलेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये मसला ये भी है ना कि आंसरेबल कौन है? आई मीन टेक्निकली वी आर नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अभी भी 5वें पे बैठे हुए हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया मैसअप कर देता है तो वी स्टिल हैव अ चांस, प्रोवाइडेड कि हम आगे जीते। बट वी नॉट गोना टॉक अबाउट इट। अभी इफ्स एंड बट्स को छोड़ देते हैं। यहाँ तक भी जो मामलात हैं उसके भी क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन उसके लिए आंसरेबल कौन है ये भी एक सवाल है। एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं जो आपने बात की कि सिलेक्शन के मसले हैं, बॉलिंग के मसले हैं, कप्तानी के मसले हैं, फील्डिंग के मसले हैं। चलो बैटिंग का आज हम देख लेते हैं, बैटिंग ने चलो एक रिस्पेक्टेबल टोटल बनाया, मगर इतने सारे मसले हैं। एंड दैट टेक्स मी टू वन पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि आप 4 साल से कप्तान है इस टीम के, और 3 साल से आप ऑल फॉर्मेट्स कप्तान है। आपने ओवर 100 मैचेस में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है अक्रॉस फॉर्मेट्स। आपके पास खुला टाइम था एनालाइज करने का, तैयारी करने का, देखने का कि कौन सा प्लेयर फिट इन होता है, कौन सा नहीं होता। आपके ख्याल में बाबर आजम के ऊपर कितना ब्लेम जाता है पाकिस्तान की इस कैंपेन को लेकर, और स्पेशली आज जिस तरह से बहुत सारे लोग उनकी बॉलिंग चेंजेस को कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। ओवरऑल भी एक बाबर की एज अ कैप्टन तैयारी, और बाबर आजम एज अ कैप्टन ऑन द फील्ड जो डिसीजंस लेता रहा है आज भी और इससे पहले भी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत बड़ा ब्लेम बाबर पे जाता है, बहुत बड़ा ब्लेम इस लिहाज से जाता है। देखिए, कैप्टन टू कैप्टन भी डिफरेंस होता है कि आपका कैप्टन कितना पावरफुल है। से बाबर आजम हैज बीन अ पावरफुल कैप्टन क्योंकि ही हैज बीन अ पावरफुल प्लेयर। तो उस सारे जितने भी डिसीजन, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप में जो डिसीजन होते हैं वो पीछे से चलते हुए आ रहे होते हैं। वहां पे आपको नजर आता है कि बाबर आजम का से मैटर करता है, सिलेक्शंस में उसका से मैटर करता है, तो बहुत बड़ा ब्लेम उसके ऊपर जाता है। आई पर्सनली फील, आज ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन लगेगा, लेकिन आई पर्सनली फील उसकी कैप्टनसी बेहतर हुई है। आई हैव बीन अ ह्यूज क्रिटिक ऑफ हिज कैप्टनसी। इस वर्ल्ड कप में नजर आया है कि ब्लेम बहुत सारा बॉलिंग के ऊपर भी। देखिए, अगर बॉलर अच्छी कर रहे होते हैं तो कैप्टन खुद मतलब किसी को भी बॉल फेंक रहा है, वो अच्छी कर रहा है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। आज भी फॉर मोस्ट पार्ट्स एटलीस्ट 30-35 ओवर तक मुझे लग रहा था कि वो अपने हिसाब से अच्छे चेंजेस कर रहा है, क्योंकि बॉलर बहुत बुरी बॉलिंग कर रहे थे, तो वो चेंजेस अच्छी कर रहा था। एक रिस्की उसने डिसीजन लिया आई थिंक अराउंड 44th ओवर, जहां 3 ओवर स्पिनर्स के बाकी थे। तो आपने ये देखना था कि ये 3 ओवर आपने गुजारने हैं, या फिर आपने साइड बाय साइड पेसर्स के साथ चलाना है, या विकेट के लिए जाके पेसर्स को खत्म कर देना है एंड देन स्पिनर्स के लिए रोक देना है। वो ट्रिकी डिसीजन उसने 3 ओवर ऑन द ट्रॉट करवाए, विच वाज रिस्की, कहीं भी जा सकता था वो मूव। लेकिन उसके
उसके बाद उसामा मीर bowled another over, तो we bowled 21 overs of spin, which was like मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल सी बात थी। और हम स्पिनर्स को उस वक्त भी लाए जब हसन अली ने थोड़ा सा वापस मैच खेल दिया था। हमने देखा है वनडेज में इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर ट्रिकी पिच थी। क्रेडिट तो अफगानिस्तान, मसला ये नहीं है कि आप हार गए, मसला ये है कि आप 282 रन डिफेंड नहीं कर पाए चेन्नई की पिच पे अगेंस्ट अफगानिस्तान। दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो वो डिसीजन बड़ा बुरा कह लो, कह सकते हैं आप। बॉलर्स को रिवर्स मिल रहा था, आपके पास हारिस, हसन और शाहीन जैसे बॉलर हैं जो रिवर्स को अच्छा यूज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ब्लेम पावर के ऊपर जाता है, कैप्टनसी का, डिसीजन मेकिंग का भी और सिलेक्शंस का भी। क्यों अबरार जैसे प्लेयर, एंड में भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अबरार 15 में हो सकता था, आपको क्यों अंदाजा नहीं था कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? तो आपको किन रिसोर्सेज की, वहाँ किन बैटर्स की, आप देखें ना, सऊद शकील जैसा प्लेयर बिल्कुल एंड में क्यों आया है स्क्वाड में? आप तैयब ताहिर को लेके आए, तो वो तैयब ताहिर क्यों चला गया? मैं ये नहीं कह रहा तैयब ताहिर को होना चाहिए था और सऊद को नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिसीजंस बिल्कुल एंड में, आखिरी महीने में आके हो रहे हैं, हैफेजर्ड से चल रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। गिवन अ कैप्टन who has had a lot of power, so yes, a lot of blame goes on him. बिल्कुल, इतनी सारी पावर होते हुए बाबर के पास है सारे डिसीजन से। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे चेयरमैन आए हैं, बहुत सारे सिलेक्टर्स आए हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आए गए हैं, बट बाबर हैज बीन देयर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और वो अपनी बात मनवाता है टीम सिलेक्ट करते हुए। अभी वर्ल्ड कप पे जाने से पहले भी उसने अपनी बात मनवाई थी कि, और नॉर्मली उसकी नेचर भी है कि हैव टू स्टिक विद द पीपल आई एम ऑलरेडी बैकिंग, और वो इस तरीके से चलता है। तो आई फील लाइक कि एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि उस सारी जो लॉस है उसका ब्लेम भी बाबर पर ही आएगा। Of course, we'll be talking about bowlers and batters and their form, but to begin with, Babar has to be one of the culprits. और उसके ऊपर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट बनती है। आगे जाने से पहले आई थिंक वो डिबेट भी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। एक तो आपने जो बात पहले की थी कि बेशक हमारे 4 मैचेस पीछे पड़े हैं, बट उससे हम उस तरह से कोई होप नहीं रख सकते, क्योंकि जिस मैनर में हम हार रहे हैं वो बड़ा बुरा है। वो ऐसा लगता है कि ये मैनर परसिस्ट करेगा आगे मैचेस में भी, जो आपके डिफिकल्ट मैचेस हैं, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। बस उसमें एक पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स आपने 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं, आपकी जो वर्ल्ड कप कैंपेन है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए हम क्वालिफाई कर जाए, उसके चांसेस बहुत स्लिम है। आप नवंबर 2024 तक वनडे क्रिकेट नहीं खेलते हो। आगे आपने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं अवे ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे बहुत सारे हमारे कैप्टन फेल हुए हैं, और उसके बाद आपका एक T20 ब्लॉकबस्टर सीजन है जो शुरू होगा जनवरी फरवरी में, और दैट विल गो टिल द जून 2024। तो बहुत सारे पीपल आर गोइंग फॉर बाबर्स हेड कि भाई इसको हटाओ, ये कप्तान नहीं है, 100 मैचेस में कप्तानी करने के बाद भी। तो डू यू फील लाइक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके साथ परसिस्ट करना चाहिए दूसरे फॉर्मेट्स में भी, क्योंकि वनडे क्रिकेट नहीं होनी? इसके ऊपर एक शॉर्ट सा आंसर दीजिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में लॉजिकल डिसीजन जरा कम ही होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं। वी हैव सीन इट बिफोर। मैं समझता हूँ बाबर इन रीसेंट टाइम्स पाकिस्तान की टेस्ट परफॉर्मेंस एटलीस्ट बेहतर रही है, बाबर ने अच्छी कैप्टनसी करी है। तो मैं और आप इस चीज़ के एडवोकेट हमेशा रहे हैं कि फॉर्मेट डिफरेंशिएशन ज़रूरी है। आई हैव नेवर बीन वैसे भी बाबर आजम T20 कैप्टन फैन, बिकॉज मैं समझता हूँ, एक पर्सनल ओपिनियन है कि मैं एंकर्स को T20 टीम में पसंद नहीं करता। सो आई थिंक वहाँ आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसकी परफॉर्मेंस दोनों फॉर्मेट्स में सही है, सो यू कैन परसिस्ट विद हिम। बट देन अगेन, अगर आप 2024 में देख रहे हो T20 वर्ल्ड कप में कि आपने बाबर के साथ नहीं जाना, तो दिस इज द टाइम रिमूव। अगर आप उसके साथ परसिस्ट करते हो तो वर्ल्ड कप से पहले आप कोई गड़बड़ नहीं करो। ये ना हो कि 1-2 महीने पहले आप टेस्ट मैच में, आई थिंक ही इज फाइन, वो सही कर रहा है। एंड वैसे भी टेस्ट मैचेस में आई डोंट थिंक यू हैव अ प्लेयर जो कि उसको रिप्लेस कर सकता है एज अ कैप्टन, खासतौर पे जब आपकी परफॉर्मेंस भी सही है। लाइक अभी रिसेंटली, उससे पहले तो बुरा था, पर रिजवान अभी वापस आया है सरफराज की जगह, उसने इंजरी की जगह एक इनिंग खेली है। यू डोंट नो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। सरफराज के साथ आप जाओगे, शाहीन की इंजरी प्रोन है शाहीन अभी, तो किसको कैप्टन बनाओगे बस? सो आई थिंक टेस्ट मैचेस में यू शुड गो विद बाबर। ओडीआईस में कॉम को खुश करने के लिए कह सकते हो कि आपने ओडीआई कैप्टनसी से बाबर को हटा दिया है, तो वैसे भी साल भर तक कोई मैच तो है नहीं, तो मामला चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर होना है, क्योंकि बोर्ड अंडर प्रेशर आके दूसरे फॉर्मेट्स में से ना हटा दे। और एक एक चीज के ऊपर आई थिंक डिसीजन लेना होगा बोर्ड को, कि आपके अगले 12 महीने में, 13 महीने में 10 टेस्ट मैचेस हैं, आई थिंक 11 टेस्ट मैचेस हैं,
कुछ 5 अवे हैं और 5 होम पे हैं, वहां उसके लिए आप बाबर को कंटिन्यू करके रख सकते हो। नवंबर में आपने अगली टेस्ट वनडे सीरीज खेलनी है और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए आप न्यू कैप्टन ला सकते हो। और T20 के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि आपने ऑलरेडी 2 T20 वर्ल्ड कप बाबर की कप्तानी में खेल ली है, एक वनडे वर्ल्ड कप खेल लिया। अब क्या आप चाहते हो कि 2024 में भी वो कप्तान हो T20 में, तो उसके ऊपर यू हैव टू डिसाइड। उसके अंदर आप आई थिंक बोर्ड डिसीजन लेगा, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बोर्ड किस डायरेक्शन पे जाता है और किस तरह से डील करता है इस सारी चीज को। कमिंग बैक टू टुडेज मैच, बैटिंग में यार मतलब व्हाट डू यू हैव टू मेक आउट इमामुल हक अप्रोच? जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि हम एक डिफरेंट टीम बन के आएंगे, बट देन अगेन ही कम्स गेट्स आउट इन द सेम फैशन और पीपल स्टार्ट स्लैमिंग हिम फॉर दैट। आई थिंक इमाम अभी अक्टूबर 2017 में डेब्यू किया है, उसके बाद से वेरी अनलाइक पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने 6 साल जो है वो एक कंसिस्टेंटली जो है वो एक ओपनिंग पेयर के साथ गुजारे हैं। 6 साल बहुत होते हैं। सो इमाम हैज बीन अराउंड, से सही खेला है। एक उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हमेशा रहा है कि वो उसका स्ट्राइक रेट का इशू है। आप उसकी गेम देखो तो आपको नजर आएगा कि वो सेफ खेलता है, अपने सेफ जोन से निकलता नहीं, जो अब्दुल्ला शफीक करता है, बाबर आजम भी करता है, फखर जमान करता है। दैट्स वाई एक आर्ग्यूमेंट है कि इमाम सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ एवरेज इसलिए है इन ओडीआईज क्योंकि वो सेफ खेलता है, रिस्क नहीं लेता। और वो चीज़ आपको यहाँ भी नजर आती है कि प्रॉब्लम विद इमाम इज कि आज से 6 साल पहले आपको जो उसकी बैटिंग में प्रॉब्लम नजर आती थी, आज भी वही नजर आ रही है। एक अगर अच्छी इन स्विंगर उसके पैड्स पे आ जाती है मिडिल पे पड़ के, तो वो नहीं खेल पाता। शॉर्ट बॉल फिर जो है वो उसको नहीं खेल पाता। एंड शॉर्ट बॉल का मसला ये है कि वो बैकफुट पे पूरा नहीं जाता, ही इज हाफ फॉरवर्ड हाफ हाफ बैक। तो जो पूरा वेट है वो बैकफुट पर ट्रांसफर नहीं होता, तो वो पुल शॉट सही नहीं लगता। आज का शॉट वैसे पिछले 2 शॉट से कुछ बेहतर था, उसकी प्लेसमेंट सही नहीं थी, लेकिन वो बैट पे आ गई थी और वो सीधी फील्डर पे चली गई। सो देयर इज एन इशू विद इमाम। पर आई थिंक डिपेंड करता है, यहाँ से ड्रास्टिक डिसीजन आपको देखने में मिल सकते हैं। अभी तो ये है ना कि थोड़ा सेफ, यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अब तो आपको नजर आ रहा है, टीम को लग रहा होगा कि हम बाहर हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो मे बी आपको नजर आए कि शायद फखर माइट रिप्लेस इमाम फॉर द साउथ अफ्रीकन मैच। राइट राइट राइट। एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है क्योंकि आपके पास 4 वनडे मैचेस पड़े हैं पीछे, उनकी बेसिस पे शायद आप क्वालिफाई भी ना करो, आगे ना ही करो मोस्ट प्रॉब्ली, और फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट नहीं है और इमाम ऐसा बता जैसे वनडे और टेस्ट खेलता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो उसके साथ क्या करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बाबर आजम ने आज फिर अपनी दूसरी 50 की है वर्ल्ड कप की। हाउ डू लुक एट हिज इनिंग्स? अगर बाबर भी आज स्कोर ना करता क्योंकि रिजवान फेल हो गया था, तो फिर पाकिस्तान वुड हैव बीन फार मोर डायर स्ट्रेट्स में। तो लाइक व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ बाबर्स इनिंग्स ऑन पाकिस्तान इनिंग्स ओवरऑल? और डू यू फील लाइक कि बाबर जल्दी आउट हो गया था जहां पे वो आउट हुआ था नूर अहमद को उसने हाफ ट्रैकर पे शॉट किया? हाँ, मेरे हिसाब से बाबर कुड हैव स्कोर्ड वेल। एक चीज मैंने आज भी ट्वीट की थी कि पूरे वर्ल्ड कप कहीं भी बाबर आपको मुश्किल में नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि बाबर को कोई बॉलर ट्रबल कर रहा है। तो वो बहुत मजे से आज भी है। अच्छा, आज सबसे अच्छी इनिंग पूरे वर्ल्ड कप की आज की थी उसकी, क्योंकि आज ही हैड टू डिग इन। और स्पिनर्स भी क्वालिटी स्पिनर थे, सबको इसने अच्छा खेला, प्रेशर सिचुएशन थी। आई थिंक आज की इनिंग बहुत अच्छी थी। यस, आगे लेके जाना चाहिए था। जब वो सेट हो गया था, अगेन एलिवेशन नहीं मिला आज, कवर के ऊपर नहीं मिला, पहले मिड विकेट के ऊपर नहीं मिल रहा था। तो हाँ, मैं समझता हूँ जल्दी आउट हुआ, पर आज की इनिंग अच्छी थी। शादाब की इनिंग्स बहुत अंडररेटेड थी, बट अगेन बॉलिंग का इशू शादाब का आ रहा है, नवाज का भी आ रहा है। बैटिंग जो है वो अच्छी थी। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी जो जिसका मैं जजमेंट कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हमने बॉलिंग बहुत बुरी करी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में भी जब ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया एंड इंडिया के इनिशियली आउट हो गए, वी टू कीप ऑन सेइंग कि चेन्नई की पिच जो है वो बहुत स्लो है, स्पिनर्स को हेल्प करती है। तो क्या विद टाइम ईज हो जाती है? क्योंकि दोनों मैच में हमने ये देखा है कि इन द एंड कंफर्टेबल चेज हो गया। पर आज के मैच में मैं इस चीज का कंक्लूजन इसलिए ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्पिनर्स ने बॉल लैंड नहीं करी सही सही जगह पे, कि उनको कोई खास परचेस मिल रहा हो, कोई कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ नहीं थी जहाँ से आपको नजर आ रहा हो कि यार पिच वुड कम इनटू प्ले, यहाँ से स्पिनर आपको तंग कर रहा है। पिच बॉलर तब तंग करेगा ना जब बॉलर कंसिस्टेंटली एक चैनल पे तो बॉल करेगा, जो कि नहीं हो रहा। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने बात की थी कि हमारा मसला बॉलर का नहीं है, सिर्फ शादाब नवाज का नहीं है, सबका मसला है कि वी आर ट्राइंग टू हार्ड, वी आर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम।
यही चीज जब आप, यही बॉलर्स जो है ना, शाहीन, हारिस, सबका है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंट्रोल नहीं है एक जगह पे। तो वनडे में क्योंकि आपके पास टाइम होता है, तो बैट्समैन आपको, जब आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं तो आपको मार पड़ती है, और यही चीज वनडे में बैक एंड पे काम आ जाती है। तभी आपकी बैक एंड पे बॉलिंग बेहतर है, क्योंकि बैट्समैन मारने की कोशिश कर रहा होता है और बॉलर जो है वो डिफरेंट चीजें करता है, तो उसको वहां विकेट निकल आती है। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, बॉलर्स में कंट्रोल नहीं है, तो आप, आई कांट ड्रॉ कंक्लूजन कि शायद चेन्नई में जो है वो बैटिंग सेकंड बेहतर है, मे बी, बट विल सी, आगे कोई मैच होगा तो उसमें नजर आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जब आप अपने स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ देखते हैं, जैसे आपने कहा 21 ओवर हमने बॉलिंग की थी, तो उसमें भी एक एक बड़ा अजीब सा, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक डायलेमा नजर आता है कि शादाब वो प्लेयर है जिसको आप बैक करते रहे हो थ्रू आउट, एशिया कप में भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी, और वर्ल्ड कप में भी, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आपने ड्रॉप दिया था। और उसामा मीर वो प्लेयर है जिसको आपने उस तरह से गेम टाइम नहीं दिया, उसको आप लेके फिरते रहे हो साथ, वर्ल्ड कप से पहले 6-7 मैचेस या 8 मैचेस खिलाए, और आज यू हैड टू पिक देम बोथ टुगेदर क्योंकि नवाज को फीवर था। और वहां से भी नजर आता है कि बाबर आजम या टीम मैनेजमेंट जो है वो कितनी डबल माइंडेड है इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्सेज। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी दे वर नॉट श्योर, और अब भी दे आर नॉट श्योर कि हमने किस किस को खिलाना है और कैसे खिलाना है। जस्ट जस्ट वन थिंग ऑन द टीम मैनेजमेंट, यार आपके मोस्टली जो ऐसे टीम मैनेजमेंट में थिंक टैंक के अंदर लोग हैं, वो चले जाते हैं जब आपकी सीरीज खत्म होती है, दे गो टू देयर होम अब्रॉड, राइट? तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस टीम मैनेजमेंट एज वेल, फ्रॉम मिकी टू मार्क पटेक? आपके ख्याल में इनको रहना चाहिए या इनको भी साथ जाना चाहिए, गिवन कि अभी हम 4 मैचेस वी आर स्टिल हैव टू प्ले इन दिस वर्ल्ड कप? एक जर्नलिस्ट है कामरान मुजफ्फर, आप जानते होंगे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, एक सवाल का जवाब दिया था उन्होंने, जब उन्होंने, किसी ने डेटा वगैरह के थिंक टैंक के बारे में बात की थी। बोला कि यार यू कांट रियली ब्लेम द थिंक टैंक जब तक आपको पता ना हो कि पीछे क्या हुआ, उन्होंने क्या इनपुट दिया, क्या उनका इनपुट लिया गया, उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। यू कांट से एनीथिंग फॉर श्योर ना, हो सकता है उन्होंने कोई अच्छा इनपुट दिया हो और अच्छे इनपुट आपके थिंक टैंक की तरफ से आ रहे हों, लेकिन उसकी एप्लीकेशन या उसकी एग्जीक्यूशन ना हो रही हो फील्ड पर। सो यू कांट रियली से कि आप थिंक टैंक में कोई मसला है या नहीं है। फिर ये है कि अगेन इस चीज को भी वही, हम उसी सवाल पे आ जाते हैं जो पहले, कि हु डू यू ब्लेम, किसको क्वेश्चन करो कि आपके कहाँ ब्लेम लाए करता है, कि सिलेक्शन में कैप्टन पे ब्लेम लाइक करता है, सेलेक्टर्स पे करता है, क्या पीछे से प्लान्स बनाने वाला थिंक टैंक है, आपके एनालिस्ट हैं वो बुरे हैं, क्या कोचेस जो है वो बैट्समैन वगैरह को सही प्लान नहीं दे रहे। बैट्समैन तो खैर सही चल रहे हैं, बॉलर्स आई थिंक मोर्ने मोकल से सवाल जरूर होना चाहिए, कुछ हो ना हो, या मिकी आर्थर जो है वो टीम डायरेक्टर है, प्लानिंग उनकी है, स्ट्रैटेजी उनकी है या नहीं है, एप्लीकेशन कुछ नहीं पता ना आपको। सो फर्स्ट यू हैव टू लाइक लुक इनटू दिस के चीजें चल किस तरफ से रही हैं, एंड देन यू नीड टू पुट द ब्लेम कि हाँ यार यहाँ गड़बड़। बिल्कुल, ऐसे वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन चला रहा है इस टीम को, और ऑफ कोर्स द ब्लेम हैज टू बी ऑन दैट पर्सन। और बाबर हर जगह पे ही है, आउट ऑफ द फील्ड, इनसाइड द फील्ड, और उन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नसीम शाह अगर होता तो शायद कुछ डिफरेंस होता। तो नसीम शाह के 10 ओवर जो है, ऑफ कोर्स दे वुड हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस, बट ओवरऑल जो आप बॉलिंग कर रहे हो, बाकी 40 ओवर तो आपने करने ही थे ना। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट अदर 40 ओवर्स, जहां पे शदाब तो नहीं चल रहा, चलो वो विकेट्स नहीं ले रहा, एक मैच में उसको बाहर बिठा दिया, उसके रिप्लेसमेंट ने भी अच्छा नहीं किया, बट व्हाट हैपेंड टू हारिस रऊफ? वो बंदा क्यों क्यों नहीं चल रहा इंडियन कंडीशंस में? इज दैट अ काइंड ऑफ अ पैटर्न, या द ओनस लाइज ऑन हारिस रऊफ हिमसेल्फ फॉर नॉट बॉलिंग वेल? यार हारिस के हमने जितने ओवर्स देखे ना जिसमें उसकी पिटाई हुई है, सिवाय एक ओवर के, वो सारे पावर प्ले में थे, एंड वी हैव नोन इट फॉर अ व्हाइल। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन हारिस रऊफ पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग नहीं करता। वो उसका वजह यह है कि उसकी लेंथ ऐसी है कि जहां वो पावर प्ले में सूट नहीं करती बॉल, जहां फील्डर जो है वो ज्यादा ऊपर हो, थोड़ी बैक ऑफ लाइन करता है, पिच पे बॉल को मारता है, थोड़ी बॉल उठाता है, तो वो पावर प्ले में ज़रा आसान हो जाती है उसको निकालना। पावर प्ले के बाहर आप जब भी हारिस की बॉलिंग देखोगे, आज भी देखो, उसने पहले ओवर में 17 रन खाए और उसके बाद उसने 7 ओवर में 36 रन दिए आखिरी 7 ओवर में। सो उसने कहेंगे डिसेंट कम बैक किया उसके बाद, लेकिन पावर प्ले में वो नहीं कर रहा। ये भी एक डिलेमा है कि
हसन अली भी अगर आप देखा जाए तो उसने मिडिल ओवर्स और बैक एंड पे अच्छी खासी बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में। उसको जितनी मार पड़ी है वो पावर प्ले में ही पड़ी है ज्यादातर। प्रॉब्लम यह है कि नसीम के जाने के बाद बोथ हसन अली एंड हारिस रऊफ आर नॉट पावर प्ले बॉलर्स, आइडियली पावर प्ले बॉलर्स नहीं है। दोनों जो है वो जरा से थोड़ा बॉल पुराना हो जाए, थोड़ा फील्ड खुल जाए तो उसके बाद ज्यादा करामत नजर आते हैं, रिवर्स भी ज्यादा आती है। तो अब या तो आपको अगेन थिंक टैंक की आती है, कैप्टन की आती है कि व्हाट डू यू डू फ्रॉम हेयर। क्या आप इंडिया है तो यू कैन प्रॉब्ली यूज अ स्पिनर फर्स्ट। अब पावर प्ले में शायद नवाज को यूज कर लेते अगर हसन अली कामयाब नहीं हो रहा था, मतलब वो नहीं आ, लेकिन हसन अली पावर प्ले में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन थोड़ा अगेन कंट्रोल का इशू था, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप दे देता था। तो यहाँ आपकी एक मजबूरी थी कि अगर नसीम के जाने के बाद पावर प्ले बॉलर नहीं था। लेकिन अगेन ये कोई डिफेंस तो नहीं है। ही शुड बॉल वेल, हारिस इन द पावर प्ले और आउटसाइड द पावर प्ले। Exactly. There are so many things that you can say, but what can you say in the end? अच्छा सुहेब, हमने यहाँ पे देखा जिस जिस डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, बात वापस आके बाबर आजम की कप्तानी पे ही रुकती है। और मतलब उसके जो चेंजेस हैं या उसका उसका जो एक डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस में हो चाहे वो टीम सिलेक्शन में हो, तो वो एक अगर आप वो वेन डायग्राम बनाए ना, तो बाबर आजम सबके सर्कल में आ रहे हैं। तो आई थिंक अब आपने 5 में से 3 मैचेस हार गए हो, 2 मैचेस में आपके पास 4 पॉइंट है, पॉइंट टेबल में भी आप चौथे नंबर पे बैठे हो। तो बिफोर क्लोजिंग आउट दिस शो, आई वांट टू पुट यू इन बाबर आजम शूज। आप बाबर आजम हो, आपने अपने सारे एरर्स देख लिए हैं, फील्ड सिलेक्शन में भी, फील्डिंग में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, बॉलिंग चेंजेस में भी। आपको पता है कि आपके रिसोर्सेज कितने पानी में है, कौन क्या क्या कर रहा है, सब लोग नहीं चल रहे। तो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू प्लान द नेक्स्ट 4 गेम्स? उनमें से आपकी एक डे गेम है, 3 डे नाइट गेम्स है। हाउ डू यू डू दैट? I think keep everything else out of your mind and focus on the matches. I mean, देखिए क्रिकेट बदल गई है। बाकी टीम्स जो हैं दूसरी टीम्स को भी देख के जो है वो अपनी प्लानिंग करती है। हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है। आगे हमारा मैच साउथ अफ्रीका से, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, हमें इस पे नज़र रखनी होगी। एज अ कैप्टन बाबर को ये चीज़ देखनी चाहिए। उसके अराउंड जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम जानते हैं उसके थिंक टैंक में जो लोग हैं उनका अगर इनपुट वो प्रॉपरली दे और उसके अकॉर्डिंग प्लान करे तो वो लोग अच्छे हैं। उसको अच्छा इनपुट उनसे मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग देखिए रिसोर्सेज आपके हैं वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे स्पिनर्स, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत होगी। आपको अपने ओवर स्प्लिट आउट करने की जरूरत होगी। आपको और कुछ और रिसोर्सेज को कहाँ किस तरह यूज करना है देखना पड़ेगा। क्या आप सऊद शकील को एज अ बॉलर यूज कर सकते हो, कहीं कुछ ओवर यहाँ से खामोशी से निकलवा सकते हो। इफ्तिखार अच्छी कर रहा है तो क्या हम उसको और ओवर करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो स्पिनर आप खिला रहे हो वो अगर अच्छी नहीं कर रहा बिटवीन द मैच तो आपको पूरे ओवर उसको कराने जरूरी है। कोई और अच्छी कर रहा है तो इफ्तिखार को पूरे करने तो कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक आउटसाइड द बॉक्स अ बिट, कुछ चेंज करने की कोशिश करें क्योंकि there's literally nothing to lose from here. एग्जैक्टली, बाबर हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और बड़ी मजे की आपने ये बात की, बड़ी वैल्यूएबल एडवाइस है ये कि यू हैव नथिंग टू लूज यहाँ से। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, बोर्ड ने तो अपना एक्शन लेना ही लेना है। हार तो वैसे ही रहे हो, जस्ट शो द वर्ल्ड व्हाट यू हैव गॉट। थोड़ा स्पिरिट ही दिखा दो, थोड़ा स्पिरिट दिखा के हार जाओ। आज भी आपने गेम को स्ट्रेच तो किया है 99 ओवर्स तक, ओवर बैटिंग एंड बॉलिंग, मगर यू कुडंट चेंज इट टुवर्ड्स योर ऑन फेवर कि आप उसको जीत नहीं सके। So there's a lot that Babar can do and prove himself in the next 4 games. और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर करंट्स और टेम्परेचर और नैरेटिव्स चलते हैं और ट्रेंड्स चलते हैं, आप 4 में से 4 मैचेस जीत के बहुत सारा नैरेटिव, बहुत सारा डैमेज कंट्रोल कर भी सकते हैं। तो बाबर आजम still has got a few cards in his hands, but let's see if he's sensible enough to play those cards on the right time and in the right manner. अदरवाइज जो गलत होना था वो तो हो चुका है। जो बड़े मैचेस आपने आ रहे थे वो तो आ चुके हैं। That was all from today's post match zone. I really hope that you enjoyed our conversation, and we look forward to have Sohaib again with us, maybe in another day, in another win, not a loss, maybe. And thank you so much for tuning in today. We'll catch you up with a new post match zone. Thank you and Allah.